हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कल मैंने अपनी एक पहली वीडियो डाली थी लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 फिजिक्स की। सेकंड चैप्टर है आपका ये फिजिक्स का। इसमें मैंने आपको इनिशियली बेसिकली जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमने बेसिक डेफिनेशन फोर्स की बताई थी आपको। फोर्स के टाइप्स बताए थे कि फोर्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स डिस्कस की थी हमने, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, उसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 हम लेके आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में, और फोर्स की यूनिट्स भी हम प्रॉपर यहां पर आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी इसके अंदर हम कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहां पर इनर्शिया, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? क्या माइंड में आता है इनर्शिया? ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा इनर्शिया मतलब कि इनर्शिया क्या होना चाहिए। तो इनर्शिया मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। सपोज करिए ये आपके घर पे एक स्कूटर रखा हुआ है, ठीक। और ये स्कूटर किस पर है बेटा? रेस्ट पर है। किस पर है ये? रेस्ट पर है। क्या ये स्कूटर विद इट्स ओन रेस्ट से मोशन में आ सकता है क्या? बताइए जरा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल पर एक बुक रखी है, क्या ये बुक अपने आप उठ करके किसी दूसरी टेबल पर या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा सर ये अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। क्या ये स्कूटर अपने आप चलना स्टार्ट कर देगा? है ना। क्या ये बुक अपने आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, अपने आप तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, सपोज करो कोई कार चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म मोशन से, तो क्या ये ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी फोर्स के, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या वो रेस्ट पे आ सकता है? आपका आंसर क्या होगा? नो सर। अगेन, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपने आप विद इट्स ओन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को व्हाट वी कॉल इनर्शिया, क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इस चीज को, वो उसको अपोज करेगा। वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है। ये टेंडेंसी है बॉडी की। बॉडी की क्या टेंडेंसी है बेटा? जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो उस स्टेट में जो उसमें रह रहा है वो उसमें रहना चाहता है। इस वजह से वो उस फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो इनर्शिया मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इन विच इट रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब होता है अपोज करना। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? अपोज करना। इट अपोज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, either it is in rest, either it is in motion, either it is in particular direction। तो समझ में आई? इनर्शिया मतलब बेसिक क्या होता है? बेसिक अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आ रहे हैं तो वो उस स्टेट में रहना चाहता है, लेकिन जब आप फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तो वो उस फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा?
अपोज करेगा, और इसी अपोज को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक, तो व्हाट इज इनर्शिया? क्या समझ में आया इनर्शिया के बारे में? सर, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक, इसकी टेंडेंसी है, ये जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसको अपोज करता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट in which it resist के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, अपोज। रजिस्ट मतलब क्या होता है? अपोज करना। इट रजिस्ट और अपोज द स्टेट ऑफ एन रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। बॉडी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में चलना चाहती है। बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। समझ में आ रही बात? तो अपने आप से कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है क्या? नो सर, अपने आप से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। और कौन सी एक्सटर्नल फोर्स? अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि कल बताया था हमने आपको, अगर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती है। रीजन, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स निकल के आती है वो उसकी वैल्यू 0 होती है, इस वजह से उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फोर्स 0 होने की वजह से। तो हमें एक अनबैलेंस फोर्स लगानी होती है बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इनर्शिया मतलब समझ में आया आपको क्या होता है इनर्शिया? सिंपल वे में बात करें, कोई बॉडी है वो अपनी स्टेट में रहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है, लेकिन जब उसको आप फोर्स लगाते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। समझ में आई बात? अब ये जो टर्म है इनर्शिया, इसको आप मेजर कैसे करेंगे? हाउ द इनर्शिया मेजर, हाउ द इनर्शिया मेजर, किस तरीके से इसको आप मेजर कर सकते हैं? या हम कैसे बताएंगे कि इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है या इस बॉडी का इनर्शिया कम है? तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं यहां पर एक ट्रक लेते हैं जो कि 1000 kg का है, और एक कार लेते हैं जो कि 100 kg की है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन दोनों में से किसको मूव कराना इजीली है? आउट ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट विच वन हैज मोर इजी टू मूव? बताइए क्या आंसर होगा आपका? सर, कार का मास जो है वो 100 kg है और ट्रक का मास 1000 kg है, तो अगर आप कार पे फोर्स लगाएंगे तो वो हो सकता है कि इजीली मूव हो जाए। ठीक, ट्रक पे आपको क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। अब मास ज्यादा होने से या मास कम होने से क्या होगा? आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को जो चेंज करना है उसके लिए जो आपको फोर्स लगानी है वो क्या करनी पड़ेगी? इस केस में कम करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। बट इस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये ट्रक अपोज ज्यादा करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, या कार अपोज ज्यादा करेगी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए? दोनों किस पर है? ये दोनों किस पर है बेटा? रेस्ट पर। और आप चाहते हैं इसको मोशन में लेके आना। अब बताइए क्या होगा? ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, ट्रक एंड कार, रेस्ट पर हैं और आप चाहते हैं ये रेस्ट से मोशन में लाना। इसका मतलब आप इसकी स्टेट को चेंज करें। विच वन इज इजियर टू मूव, ट्रक और कार? तो आपका आंसर था कार। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ द कार इज लेस एज कंपेयर विद द मास ऑफ द ट्रक। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सर, जिसका मास कम होता है, जिसका मास कम होता है, द बॉडी विच हैव स्मॉलर मास, देन इट मीन्स इट will easily change its state with comparison with heavier mass। समझ में आ रही बात? जिस बॉडी का मास कम होता है वो अपनी स्टेट इजीली चेंज कर लेता है इन कंपैरिजन विद जिसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब ट्रक जो था वो अपोज क्या करेगा? हाई।
और कार जो अपोज करेगी स्टेट को चेंज होने से वो लेस करेगी। रीजन, क्योंकि मास ट्रक का ज्यादा है, कार का मास कम है। बात समझ में आ रही ना आपकी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल सा वर्ड मैंने यूज किया कि इन दोनों में से किसको इजी है मूव कराना, तो आपने बोला कार को। रीजन क्या होता है? कार का मास ट्रक के रेस्पेक्ट में कम है, तो इसका मतलब अपोज। मैंने बोला इनर्शिया क्या होता है? जब आप इसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो वो अपोज करता है। तो कौन अपोज ज्यादा करेगा? सर ट्रक अपोज ज्यादा करेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इस पे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब इनर्शिया को हम डिस्कस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं किसके टर्म्स में? मास के टर्म में। द बॉडी विच हैव हायर मास इट विल हैव ऑल्सो हायर इनर्शिया। द बॉडी विच हैव लोअर मास इट विल हैव ऑल्सो लोअर इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इनर्शिया सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ये भी बता देता हूं मैं कैसे करता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप पूछेंगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है जैसे जैसे आप मास को इंक्रीज करते जाएंगे इनर्शिया भी इंक्रीज होता जाएगा। इफ यू इंक्रीज द मास then inertia is also increases. If you decrease the mass then inertia is also decreases. This relation is called directly proportional relation. बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया मतलब वो अपोज ज्यादा करेगी। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इसका मतलब जब आप उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो उसका अपोजिशन भी कम होगा। तो आप सपोज करिए ट्रक और कार का एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मैं आपसे बोलता हूं आपके पास एक रबर बॉल है और आपके पास एक लेदर की बॉल है। बताइए इन दोनों में से, दोनों सेम साइज की हैं, दोनों सेम साइज के हैं, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? रबर बॉल का या लेदर बॉल का? तो आप दोनों को उठा के देख लेना। जिस दोनों में से जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो आपको सिर्फ दो ऑब्जेक्ट का अगर मास आपको गिवन है, या आप सोच सकते हैं कि हाँ इसका मास ज्यादा होगा या इसका मास कम होगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? उसका इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आई होप कि अब आपको इनर्शिया क्लियर हो गया होगा कि इनर्शिया मतलब क्या होता है। पहली बात तो जिस स्टेट पे ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट पे रहना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो वो उसको अपोज करता है। ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं इनर्शिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके, टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पे बेस्ड। इनर्शिया की डेफिनेशन पूछ सकता है। अभी मैंने बताया इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में भी वो पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, second inertia of motion, and the third one is inertia of direction. These are the three types of inertia. अब inertia of rest क्या होता है? तो it is the inability of a body in which it do not change its state of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो किस पे रहना चाहता है? रेस्ट पे। तो क्या लिखेंगे? if an object is at rest then it will continue to be in रेस्ट। बट कब तक?
कब तक रेस्ट पे रह सकता है? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्लियर? समझ में आ रही बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, बट वो रेस्ट पर कब तक रह पाएगा? जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक, इसका भी मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, पहले एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या लिखेंगे आप? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, then it will continue to be in motion। अगेन क्या लिखेंगे यहां पर बेटा? unless an external force applied on it। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करता ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट आपका, वो व्हीकल आपका स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। तो मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए भी हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना, यहां पर हम फ्रिक्शन फोर्स 0 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। अभी ये जो केस है सिर्फ किसके लिए है कि यहां पर आप एक जो ऑब्जेक्ट है वो जो मूव कर रहा है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस से मूव कर रहा है, मतलब कोई भी सरफेस की वजह से जिस सरफेस से मूव कर रहा है वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है। उस कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक आप उससे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, अभी डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। अभी ये समझना है आपको सिर्फ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट पर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। अब लास्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट रिमेन्स टू बी एट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन अगेन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो आप क्या लिखेंगे? when the object moving in a particular direction then it remains to be in that direction, then it remains to be that direction again unless external force is applied on it। external force applied on it। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक, तो when the object moving in a particular direction then it remains to be in that direction unless an external force applied on it। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ में आएगा आपको और प्रैक्टिकल लाइफ में ये इनर्शिया कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये डिजायरेबल भी होता है इनर्शिया और कभी कभी नॉन डिजायरेबल भी होता है कि कभी कभी आपको इसकी हेल्प की जरूरत भी होती है कि हाँ इनर्शिया होना चाहिए, बट कभी कभी आपको इनर्शिया थोड़ी बहुत तकलीफ भी देता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। कैसे? अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर किस पर है बेटा? रेस्ट पर है। आप बैठे हुए हैं आराम से, तो इनर्शिया यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? आपको हेल्प कर रहा है प्रॉपर बैठने में। ठीक, अगर वो चेयर अपने आप मूव होती तो क्या आप बैठ पाते? नो सर, नहीं बैठ पाते। तो इनर्शिया यहाँ पे क्या हो गया? डिजायरेबल हो गया कि हाँ यहाँ पे ठीक है, चलो ठीक है इनर्शिया है तो हम आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन एग्जांपल लेता हूं मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल समझा रहा हूं बेटा, ध्यान समझना। सपोज करो आप एक बस में बैठे हुए हैं। ठीक, ये बस है, ये यहां पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये इसकी विंडो है और आप सपोज करो ये सीट्स हैं और यहां पर आप बैठे हुए हैं। ठीक, दिख रहा है ना आपको? तो ये आप बैठे हुए बेटा यहां पर। ठीक है, अब ये बस जो थी स्टार्टिंग में किस पे थी? रेस्ट पे थी। ये बस किस पे थी? रेस्ट पे थी। ध्यान रखना, ये बस इनिशियली किस पर है बेटा?
रेस्ट पर है। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये बस रेस्ट पर है तो आप जो सीट पर बैठे हुए हैं तो आप भी किस पर हैं बेटा? सर रेस्ट में। अगर बस मूव नहीं हो रही तो मैं कैसे मूव हो सकता हूं? इसका मतलब मेरी बॉडी भी किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक, बस किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। तो आपकी बॉडी भी किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। अब क्या होगा? सडनली बस इज स्टार्ट। बस क्या हो गई बेटा? स्टार्ट हो गई। तो क्या आपने कभी फील किया है जब भी आप बस में, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट हैं तो स्कूल बस में या किसी ना किसी बस में ट्रेवल किया होगा, बस में ट्रेवल नहीं किया होगा तो कार में ट्रेवल किया होगा, कार में नहीं किया होगा तो बाइक में किया होगा, किसी ना किसी आपने व्हीकल पे ट्रेवल जरूर किया होगा। कुछ नहीं तो आपने हॉर्स राइडिंग करी होगी आपने। ठीक, हॉर्स पे बैठे होंगे। जैसे ही सडनली वो ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट होता है रेस्ट से, यू फील अ बैकवर्ड जर्क, यू टेंड्स टू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई यू टेंड्स टू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन? आपने हमेशा फील किया होगा, जैसी कोई कार है, यहां पे सपोज करो बैठे हैं, जब कार चलती तो आप एकदम पीछे जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। व्हाई यू मूव फॉल्स बैकवर्ड डायरेक्शन? बताइए इसका रीजन क्या सकता है? Why you tends to move in backward direction when the object starts from rest? What is the reason behind it? तो इसका आंसर देखिए बेटा क्या होगा। जब आप रेस्ट पे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। समझना इस चीज को ध्यान से। जब आप रेस्ट पर हैं तो पूरी बॉडी किस पर है बेटा? रेस्ट पर है। लेकिन जब ये बस स्टार्ट होती है तो बस मोशन में आ गई, तो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है जो बस के कांटेक्ट में होता है वो भी किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। बट आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन में नहीं आता, वो तो किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। और किस में रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहता है। बट वो आप अगर वो रेस्ट में रहना चाहेगा, बट एक्चुअली हो क्या रहा है? बस तो मूव कर रही है, तो वो उस मोशन को क्या करेगा? अपर पार्ट बॉडी की उस मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। मैंने बोला था ना आपको अभी कि जब आप उसकी स्टेट को चेंज करते हो तो बॉडी उस स्टेट को क्या करता है? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए अपोज करता है। ठीक, तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है, बस मोशन में आ गई, आपका बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में आ गया, बट जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पर है और किस में रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहता है। बट एक्चुअली हो क्या रहा है? बस तो मूव कर रही है, तो वो उस मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर बस आगे की साइड जा रही है तो आपका जो अपोजिशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस वजह से यू फील अ बैकवर्ड जर्क व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बात समझ में आ रही है चीज? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट कॉन्टेक्ट विद द बस, when the bus is suddenly moves, then what will happen? The lower part is also move with the bus, but the upper part of the body remains to be at rest. That's why it oppose the motion and you feel a backward jerk. समझ में आ रही बात? ओके, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मैंने आपको रीजन भी समझा दिया आपको। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं। बस चल रही है अच्छी खासी स्पीड पर। ठीक, अब क्या हुआ? जब बस सडनली अगर रुकती है, या सपोज करो ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए, क्या होता है? आप पीछे जाते हैं या आगे जाते हैं? सोचिए जरा। यू फील अ फॉरवर्ड जर्क, यू टेंड्स टू फॉल इन फॉरवर्ड्स डायरेक्शन। व्हाई यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है? बॉडी की टेंडेंसी होती है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। बॉडी किस में थी? मोशन में। और किस में रहना चाहती है? मोशन में रहना चाहती है। बट हुआ क्या? सर ब्रेक्स अप्लाई हुए, ब्रेक्स अप्लाई होने से क्या हुआ? बस स्टॉप हुई, बस स्टॉप हुई मतलब रेस्ट पे आई, तो बॉडी का लोअर पार्ट तो रेस्ट पे आ गया। बस के रुकने से बॉडी का लोअर पार्ट था जो बस के कांटेक्ट में था वो तो रेस्ट पे आ गया, बट जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो रेस्ट में नहीं आया। वो किस में रहना चाहता है? मोशन में रहना चाहता है। तो जिस डायरेक्शन में वो था तो वो उसी डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। पहले अपोज क्यों हो रहा था? रेस्ट के केस में अपोज क्यों हो रहा था? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, वो रेस्ट में रहना चाहता है, बट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो उसको अपोज करता है। बट अब किस केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस में रहना चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है। मोशन में रहना चाहेगा, बट उसका बॉडी का लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में, वो रेस्ट पे आ गया था, वो भी रेस्ट पे आ गई। बट अपर पार्ट क्या हुआ? वो तो मोशन में रहना चाहता है, वो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या हुआ? वो आगे की तरफ मूव हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो गया। ठीक है,
कभी देखा होगा आपने, कभी बस में अगर सीट नहीं मिलती तो अगर आप पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, और जो पकड़ने का सिस्टम है सपोर्ट का वो आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन कितना भी तेज पकड़ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है थोड़ा ढीला रह जाता है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो हो सकता है आपने टाइट नहीं पकड़ा हो, तो क्या होगा उस केस में, जैसे ही ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है, सामने कोई जाना आ गया, तो आप देखते हैं पीछे वाली सीट से एकदम ड्राइवर के पास आ जाते हैं जैसे ही ब्रेक लगाता है, कितना आगे चले गए आप, है ना। इसलिए कहते हैं जब भी आप बस में ट्रैवल करें और आपको सीट नहीं मिले तो प्रॉपर सपोर्ट करके आपको पकड़ना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको, हो सकता है आपके लग जाए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, क्या हुआ यार, तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्रॉपर सपोर्ट चाहिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो आई थिंक आपको अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन आप कार में बैठे हैं, स्ट्रेट पाथ पे कार चल रही है आपकी, ठीक, आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। हाईवे पे एक टर्न आया, क्या हुआ, जैसे ही वो टर्न आया बॉडी तो किस डायरेक्शन में रहना चाहती है, सर स्ट्रेट पाथ पे जो चल रही थी बॉडी उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, बट आपने जब टर्न लिया तो बॉडी की डायरेक्शन क्या कराई आपने, चेंज कराई। अगर आपने बॉडी की डायरेक्शन चेंज कराई है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको अपोज करेगी। इस वजह से अगर टर्न इस डायरेक्शन में हुआ तो आपकी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेती है। रीजन, वो उस डायरेक्शन को अपोज करने के लिए अपनी डायरेक्शन क्या करती है, बॉडी चेंज कर लेती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। बॉडी जिस स्टेट पे है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया एंड द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आई होप कि अब आपको इनर्शिया क्लियर हो गया होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम, नेक्स्ट वी डिस्कस यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स डिस्कस और करेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी न्यूटन लॉज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स की लॉज भी डिस्कस करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ सिस्टम, यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको मजा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट्स तो आपको बेसिकली याद करनी होंगी, उसके बाद न्यूटन की लॉज पढ़ेंगे तो वो और इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है। अब हम बात करें यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसकी मैं आपको ऐसा यूनिट बता चुका हूं। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एक सेकेंड बेटा, क्या किसको दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा, न्यूटन, ठीक। अभी मैं आपको फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर वो आपके बाद में उस फोर्स के फॉर्मूले को हम डिराइव भी करके दिखाएंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमको फोर्स का फॉर्मूला दिया। अभी सिर्फ मैं आपको एक फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, अगर आप किसी भी बॉडी के मास को उसके एक्सेलरेशन से, अगर बॉडी के मास को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेलरेशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। इफ यू वांट टू फाइंड और वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, हाउ मच फोर्स यू अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक, या कितना फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास को एक्सेलरेशन से, बॉडी की एक्सेलरेशन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द फोर्स, ठीक। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। अब इफ यू वांट टू डिफाइन 1 न्यूटन, अगर आपको 1 न्यूटन डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, 1। अभी यहाँ पे 1 न्यूटन डिफाइन करना है, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, बट आपको डिफाइन क्या करना है, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 न्यूटन लिखा। मास कितना ले लीजिए, 1 kg ले लीजिए। एक्सेलरेशन कितना ले लीजिए,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और सिंबल क्या होता है इसका? केजी। ठीक, तो हाउ कैन यू डिफाइन अ 1 न्यूटन फोर्स? एक न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? तो एक न्यूटन फोर्स क्या होती है? इफ अ 1 न्यूटन फोर्स is applied on an object, then it means it produce an acceleration of 1 meter per second square of object of 1 kilogram। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 1 Newton force is that much force which produce an acceleration of 1 meter per second square of a unit mass object, या फिर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो हाउ कैन आई डिफाइन 1 न्यूटन? तो आप लिखेंगे 1 न्यूटन is that much force which produce an acceleration of 1 meter per second square of 1 kilogram mass of a body. This is called 1 Newton. Write it down. लो मेरे को दे दो फटाफट, फिर इसी कॉपी दे दो। हो गया? समझ में आई बेटा बात? नोट कर लिया? ओके, व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 kg मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आप 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला भी सिर्फ मैंने बताया, इसको हम डिराइव भी करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। ठीक, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आप मोशन चैप्टर में पढ़ के आए, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फील करना है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो अपना हैंड्स को ऐसे स्ट्रेट रखना और यहाँ पे एक बॉडी लेना जिसका मास ऑलमोस्ट 100 ग्राम हो। कितना हो? 100 ग्राम। ठीक, क्या करना? एक ऑब्जेक्ट लेना जिसका मास ऑलमोस्ट 100 ग्राम हो, और वो इस ग्राउंड के जिस पे आपने ये हाथ रखा हुआ है, ये पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के। ऐसे नहीं रखना आपको हाथ, ऐसे रखना अपना हाथ। ठीक, और यहाँ पे एक 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखा आपने। ठीक, तो आपको एक फोर्स यहाँ पर आपके इस पाम पर फील होगी। वो फोर्स जो आपको फील होगी 100 ग्राम ऑब्जेक्ट को रखने के बाद, वो एटलीस्ट या नियरली किसके इक्वल होगी? 1 न्यूटन के इक्वल होती है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने घर पे एक बार करके देखना। एक 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लेना, उसको अपने हाथ को ऐसे पैरेलल रखना ग्राउंड के, इस ग्राउंड की जहाँ पर भी आप खड़े हुए हैं वहाँ पर अपना हाथ ऐसे रखना। ठीक है, तो आपको जो फील होगा, जो फोर्स फील होगा, वो नियरली 1 न्यूटन के इक्वल होगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने हाथ के ऊपर, उसका वेट मालूम है किधर लगता है? उसका वेट नीचे की तरफ लगता है। वेट इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किधर लगता है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, अभी मैंने यहाँ पे पेन रखा हुआ है, तो इस पेन का आपके हाथ पे जो वेट लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ आपका वेट एक्ट होगा। ठीक, ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और यूनिट्स की। अभी मैंने आपको ऐसा यूनिट डिस्कस करी है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा CGS यूनिट। ये थोड़ा सा नया टर्म होगा आपको, बट समझना जरूरी है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी काम में आएगा आपके। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ CGS। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो ग्राम और किलोग्राम में डिफरेंस पता है ना आपको? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, तो यहां पर जो आपने फोर्स की यूनिट को फाइंड किया है, वो किस फॉर्म में किया है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के फॉर्म में। ऐसा ही सिस्टम अलग होता है, उसमें यूनिट होती है न्यूटन। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द
CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज DYNE, डायन। आप कंफ्यूज हो जाए, ये वो वाली डायन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। डायन है यहाँ पर, ये नाम है फोर्स की CGS यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। DYNE, डायन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, यू हैव टू राइट न्यूटन, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, देन यू हैव टू राइट डायन, DYNE। क्लियर? तो अब दोनों आपको क्लियर हो गया कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है और फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे फोर्स की दो यूनिट बताई आपको, एक CGS यूनिट और एक क्या बताई बेटा आपको, SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है। अब इसी तरह अगर आपको एक डायन डिफाइन करना हो तो क्या होगा? जैसे हमने 1 न्यूटन डिफाइन किया था, कितना आया था 1 न्यूटन? सर 1 न्यूटन आया था आपका, क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना 1 न्यूटन। अब इफ यू वांट टू डिफाइन 1 डायन तो 1 किलोग्राम की जगह क्या लेंगे बेटा? अब देखिए मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक। मीटर की जगह क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड यहाँ पर भी है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्कूल नेम लिख दूं यहाँ, आ गया क्या? बढ़िया। तो 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटी। तो एक डायन किसके इक्वल होता है? जब आप एक डायन किसके इक्वल होता है बेटा? जब 1 ग्राम बॉडी पर आपने एक डायन फोर्स अप्लाई करी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डायन इज इक्वल टू व्हेन यू अप्लाई द 1 डायन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन इट मूव्स विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से आप 1 डायन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूटन की लॉज पे बेस्ड होगा। 3 न्यूटन की लॉज आपको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसका प्रूफ देखेंगे हम। सेकंड लॉ का, फर्स्ट और थर्ड का प्रूफ नहीं है, बट हाँ आपके सेकंड का प्रूफ है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मोमेंटम डिस्कस करना है हमको, एंड द लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो अभी मैं इसकी और बनाऊंगा तो आपका ये पूरा चैप्टर उसके अंदर कवर होगा। और फिर एक पूरी वीडियो होगी इसकी एक्सरसाइज की, बैक एक्सरसाइज की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रॉपर पढ़िए बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए चीजों को। ओके, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर।